और मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में ये देखा है कि जाटों ने जब सिंगों से राजनीति को उठा के जहाँ टेक के वहीं रखी गई है। इसको आप कमजोरी मत समझना। आज भी सरकार अगर किसी की बैसाखियों पे डटी है तो जाटों की बैसाखियों पे ही है कि जाट रूपी जो रथ अजय रथ था ना, उसको आगे खोरा लगा के था ब्राह्मण। आप नजर दौड़ा के देखें कि सोनीपत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए ब्राह्मण के सिवाय क्या कोई और कम्युनिटी का नेता था जो इनको हरा देता। चौधरी बंसीलाल ने सोचा ये कोई विकास पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मेरे कंधे पे आदर किए, बोले भैया कैसा चल रहा है? मैं से बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैं फट उनके गोड्डे का हाथ लगा के, माँ जी जीत का आशीर्वाद दे दो, वासु हूँ मैं। अच्छा ये सोमवीर जी, मैंने जब से होश संभाला है उसी टाइम से हमारा चौधरी बंसीलाल के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहा है। और मैं तो वैसे बताना नहीं चाहता था, मैं तो जब स्टूडेंट था उस टाइम भी मेरे ऊपर 307 लगा के मेरी गिरफ्तारी कॉलेज में हुई थी। सारे बाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ के आज एनडी मेहमान हैं वासुदेव शर्मा जी। वासुदेव शर्मा तय आपकी मुलाकात करावांगे, बातचीत करावांगे। उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, भिवानी की राजनीति के धुरंधर रहे हैं, एमएलए रहे, उसके बाद बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़े, 3 चुनाव लड़े, लगातार 3 चुनाव हारे। 87 में नौजवान अवस्था में मुंडालते एमएलए बने थे। और एक बात मैं आपने बता दूं कि भिवानी के जो समीकरण रहे हैं उस हिसाब से, पार्टियां का हिसाब था आपने बता दूं, 72 में बनारसी दास कांग्रेस के एमएलए रहे, 77 में वीर सिंह ठाकुर, वीर सिंह जिनकी यादावत बंसीलाल के साथ उनके किस्से भी बड़े मशहूर हैं, वो जनता पार्टी से रहे। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसके बाद 75 सीटें जनता पार्टी की उस समय हरियाणा में आई। फिर 82 में सागर राम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहे। 87 में फिर तय लोकदल लौटी। भिवानी में लोकदल की पूरे प्रदेश में ऐसी लहर थी कि 87 सीटें उस समय लोकदल की आई थी और इतिहास रचा गया था। उसी दौर में वासुदेव शर्मा जी भी मुंडालते एमएलए बने थे। फिर वापसी 91 में राम भजन हरियाणा विकास पार्टी ते बने और 3 बार लगातार भिवानी की सीट पर कब्जा रहा हरियाणा विकास पार्टी की। 96 में फिर राम भजन बने। उसके बाद बंसीलाल 2000 में लड़े और 2 ही सीटें उस समय मेरे ख्याल से जितनी याददाश्त है 2 सीटें आई थी। एक रामकिशन फौजी जो भवानी खेड़ा से जीते थे और बंसीलाल जीते थे। और उसी समय वासुदेव शर्मा जी भी बंसीलाल के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, थोड़े ही अंतर से हार गए थे। फिर 2005 में जब कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया हरियाणा विकास पार्टी का, फिर आड़े एमएलए बने जो शिवशंकर भारद्वाज थे, जिनके विरुद्ध वासुदेव शर्मा जी ने भी चुनाव लड़ा। वासुदेव शर्मा जी ने भिवानी तो 3 चुनाव लड़े और कद्दावर नेता रहे। इनकी बेबाकी खातर काफ़ी मशहूर और जाना जा है कि भाई मुंह पे कहनिया नेता बहनी में बहुत कम देखा, वासुदेव शर्मा देखा, ऐसा कहा जाए। वासुदेव शर्मा जी ने जो 2009 का चुनाव था, घनश्याम सराफ के 27,000 वोट आए थे, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के 24,000, वासुदेव शर्मा जी के 18,000। 2004 के चुनाव में शिवशंकर भारद्वाज ने बड़ी जीत, कांग्रेस का दौर था, वो भी एक किस्सा आपने सुनवाएंगे कि किस प्रकार से वासुदेव ने मंत्री पद के लात मारी थी, वो भी बता रहे थे कहानी। 2000 के चुनाव में बंसीलाल के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। वासुदेव जी सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद सोमवीर जी। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल एनडी न्यूज़ का स्वागत करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपका एनडी न्यूज़ बेबाक, बेलाग, बेग दबाव के लोगों की समस्याएं, राजनीतिकों के विचार जो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। वासुदेव जी ये बताइए, राजनीति में एंट्री कैसे हुई, कहाँ से सोचा कि राजनीति में आना चाहिए आपने? वास्तव में तो सोमवीर जी मैं 75 में GMS करके आया था। माई सेल्फ ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये डिग्री अस्तल बोर्ड से मिली थी मुझे। और मेरा कोई लाइन तो मेरी डॉक्टरी थी, लेकिन गांव वालों ने, बुजुर्गों ने मुझे बुला लिया कि लाइन ही चेंज करती, कि गांव में बुला के मुझे सरपंच बना दिया 1982 में। देखिए ये मुझे जानकारी नहीं थी। कौन सा गांव है वासुदेव जी? मेरा गांव रिवाड़ी खेड़ा है, बामला गांव के पास लगता हुआ है। रेवाड़ी खेड़ा।
तो भैया भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरपंच पद तय अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करी जी, उसके बाद बताइए। उसके बाद ब्लॉक समिति के चुनाव आ गए। 1984 में मैं भिवानी ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना था। भाई धर्मवीर सिंह बुआनी खेड़ा के ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने थे। उसके दौरान 87 में चुनाव आया। 86 में चौधरी देवीलाल का जो आंदोलन था पुरजोर था। तो न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली थी। जी जी, इसी दौरान मेरे साथ कुछ राजनीतिक साथी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से गुजारिश की कि इस हवन में अगर पंडित भगवत दयाल शर्मा भी आहुति डाल दें तो ये बड़ा रूप ले लेगा आंदोलन। तो मेरे प्रयास से पंडित भगवत दयाल शर्मा गुरु पूर्णिमा के दिन भिवानी में आए 86 में, और उन्होंने कहा कि लोगों, तुमने भजन भी करके देख लिए, बंसी भी बजा के देख ली, अब देवी की उपासना करो, शायद तुम्हारा भला हो जाए। जी, बड़े उस किस्म के उनकी भी राजनीतिक यादें कई हैं, किससे बड़े वक्ता थे, लोगों की नब्ज को जानते थे। और उस दिन से फिर ये माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। चौधरी देवलाल जी का प्रयास और सफलता के नज़दीक पहुंच गया और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिला। वास्तविकता है। तो लोकदल, ये वासुदेव जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि टिकट का क्या खेल हुआ है कि भाई टिकट कैसे मिलती किन किन पार्टियों में, क्योंकि आपका लंबा अनुभव हो रहा है कि काम के आधार पर टिकट दी जाती है या भाई लाइजनिंग के आधार पर, या कहीं कहीं जिक्र होता है कि पैसों के आधार पर टिकटें बांटी जाती हैं। तो पहली टिकट बताओ आपने किस आधार पर मिली? मुझे जहाँ तक मेरा अपनी सोच है, मेरे से किसी ने कोई पैसा नहीं लिया और ना उस टाइम कोई पैसे का दौर था। वो समय तो बहुत पीछे छूट गया जब राजनीति में कोई पैसे का खेल नहीं था, बल्कि ये देखा जाता था अब भाई इस फला युवा की क्या बैकग्राउंड है, क्या फॉलोइंग है, क्या लोगों में सोच है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है। उसके हिसाब से जो व्यक्ति आगे आने में सक्षम दिखा और पार्टी को दिखा भाई ईमानदार बढ़िया काम करने वाले युवा हैं, उन लोगों को आगे लेके अगर पैसे की बात होती तो चौधरी धर्मवीर, वासुदेव शर्मा, इनका नाम थोड़ी ना आता कहीं। फिर तो ये धनाढ़ लोग ही। आज का टाइम तो है, अब वो तो समय छूट गया। देखिए, इस हरियाणा को बड़े बड़े नेताओं ने जन्म दिया हरियाणा में, और वो लोग तो अब पूजनीय हैं, चाहे वो चौधरी देवलाल रहे हों, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे हों, चाहे वो राव वीरेंद्र जी रहे हों, वो चौधरी बंसीलाल रहे हों। वो तो दौर पीछे छूट गया। अब तो मैं ये समझता हूँ भाई जोड़ तोड़ का काम रह गया। और ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ और कोई कार्य नहीं है, ना तो कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्रीज हैं, ना कोई और साधन है। यहाँ तो मुख्य धंधा जो है ना वो एग्रीकल्चर है, किसान का काम है। और मैंने ये देखा है पिछले 8-7 साल से तो कि किसान की अनदेखी हो रही है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद चाहे ईमानदार हों, मैं उन पर कोई इस बात की छिटाकसी नहीं करूंगा कि भाई वो किसी उसमें शामिल है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। और ना ही उनको अपनी बात पे कोई उनका अंकुश हो, या वो कोई बात बगैर सोचे भी कई बार कह देते हैं। ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उस प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं प्रदेश को। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ उनकी वाणी पे उनका कंट्रोल नहीं है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि कोई उनको मुकुट पहनाया था, तो उन्होंने कहा भाई मैं इस पर, अरविंद शर्मा जी थे वो, नहीं वो और थे एसएस बोर्ड के, रोहतक का कार्यक्रम था मेरे ख्याल से जो वीडियो वायरल हुई। नहीं वो जींद के पास का था। तो वो एसएस बोर्ड के मेंबर थे, वो उनको मुकुट पहना रहे थे। तो मैं मानता हूँ भाई वो जोर से कोई हो गया होगा, थोड़ा बहुत जोर से पहनाने से उनको कोई तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये भाषा का इस्तेमाल करना कि मैं इस पर से तेरी गर्दन काट लूँगा, ये एक मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल, और उस स्तर के नेता को तो कतई शोभा। दूसरा, एसएस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में एक बहुत ही घिनौना सवाल होना कि काले ब्राह्मण का के सुबह दर्शन अच्छे होते हैं या माड़े होते हैं,
ये भी ये किसी भी जाति के लिए इस प्रकार के और सम्मानित जाति के लिए इस प्रकार की चीज़ें, उस पे माफ़ी भी मांगी खैर बोर्ड ने बाद में। लेटेस्ट जो है वो हमारा कोई विधायक है नवीन करके, उसको नमूना कहना ये भी मुख्यमंत्री की भाषा उचित नवीन शर्मा है जो मेरे ख्याल से फरीदाबाद से। तो मैं ये जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी भावावेश में कुछ भी कह बैठते हैं। जैसे पिछले दिनों किसान दिल्ली जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिल्ली का काम था, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बनाए बड़े कानून थे, ना तो हरियाणा उसमें लेना था ना देना था, लेकिन उनको रुकावट डालना, उनके पानी की बौछार डालना, उनको उग्रवादी कहना, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। वासुदेव जी, ये बताइए, जब 86 में आपने बताया वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जब टिकट फाइनल हुई उसका क्या प्रोसीजर है, किस नेता से बात हुई, कैसे आपको जानकारी मिली, और जब आपको जानकारी मिली तो कितनी खुशी हुई पहली बार जब टिकट कंफर्म हुई थी मुंडाल से लोकदल की, क्योंकि सबको पता था कि लोकदल जीत रही है। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय नरहरि शर्मा पंडित भोगदयाल की लड़की से ब्याह, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा बनने के बाद, और ये रिश्ता खुद मुरारजी भाई देसाई लेके आए थे। तो हमारी बड़ी क्लोज रिलेशन था पंडित भोगदयाल के साथ, और पंडित भोगदयाल शर्मा 5 साल उड़ीसा के और 5 साल मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। तो हमें बहुत सारा टाइम वहाँ उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, भोपाल में बिताने का मौका मिला। तो वहाँ हमने देखा था एमएलए को, मंत्री को लाइन में लगे, सारा सिस्टम देख चुके थे। तो ये कोई विशेष बात नहीं थी मेरे लिए कोई विधानसभा का विधायक बनना या वो बनना, लेकिन मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ कि मुझे उन नेताओं का मुझे दर्शन करने का मौका मिला जो बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, चाहे चौधरी देवीलाल रहे हों, चाहे पंडित भगवत शर्मा रहे हों, राव वीरेंद्र जी, ऐसे नेताओं के तो मैं समझता हूँ कि उनके नज़दीक रह के उनकी कार्यशैली देखना, उनकी वार्तालाप सुनना बहुत बड़ी बात है, जो सारा जीवन लोगों के प्रति समर्पित। देवीलाल का कोई किस्सा अगर याद आ रहा हो, आपने वार्तालाप का जिक्र किया, ऐसा आपका अनुभव रहा हो उनके साथ कोई? चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री कम सामाजिक ज़्यादा थे। लोगों के बीच में बैठना, लोगों की बातें सुनना, उनका एक अपना अलग अंदाज था। वो राजनीति में कम विश्वास करते थे। उनके लिए उस समय नारा भी चलता था कि जनता के हाथी हैं और बंसीलाल कुर्सी का शेर है। हाँ बिल्कुल, वो एक अलग हस्ती थी। और देखो, आप देखिए कि एक छोटे से प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला देना, और वहाँ भी उस टाइम वो खुद पीछे हट गए प्रधानमंत्री, नहीं तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनना था उन्हें, तो उनकी कोई ना कोई खूबी तो रही होगी ना। उनका तो एक अलग अंदाज था। सुबह फोर्स लग रही है रेस्ट हाउस में, पता लगा मुख्यमंत्री जी गुम हो गए, कहाँ गए, पता लगा फलाने गांव में लस्सी पीने लग रहे हैं बैठे, चारपाई पे बैठे लोगों के बीच। उनकी एक अलग कार्यशैली भी अलग थी, और वो सीधे बात रहे थे। एक बार बल्कि हमारा डानी हरसुख गांव है रिवाड़ी खेड़ा के पास में, उसमें बामला से गुजरानी रोड को अप्रोच जोड़ने के लिए पुल नहीं था। तो जो साहब आए तो पहले तो उसमें धर्मशाला में मुड्ढे कुर्सियाँ कर्सियाँ दी, और फिर बोले अरे ये पुल नहीं बना भाई, पुल बनाओ। एक्शन थे, बड़े ईमानदार, बड़े सज्जन आदमी थे। तो वो पुल बन गया। दोबारा विजिट हुई तो गांव वाला पुल नज़दीक दिखाई दिया। बोले ये किसने 2 पुल बना दिए भाई, यहाँ सस्पेंड करो इसको। तो मैं हर चौधरी धर्मवीर जाके सोनीपत जाके, मैं साहब आपने ऑर्डर किए थे। उनका कार्यशैली अलग थी। वो तो जो जनता के बीच में जाके जो कह दिया वो कह दिया, और जो कर दिया वो कर दिया। वो महान नेता थे, इस प्रदेश के नहीं, इस देश के महान नेता थे। ये बताइए वासुदेव जी, उसके बाद आप 91 तक एमएलए रहे, फिर से चुनाव हुए, बंसीलाल जीते, लोकदल उस समय भजनलाल की सरकार बनी 91 में, और देवीलाल जो मैम कांड हुआ और उसके बाद सारे कारनामे एक प्रकार से राजनीति में हाशिए पर उस वक्त आ गए थे। तो आपने लोकदल कब छोड़ी? आईएनएलडी बन गई थी मेरे ख्याल से 91-92 के आसपास आईएनएलडी बन गई थी, तो आपने कब छोड़ी लोकदल? मेरा चौधरी देवलाल से बहुत अटैचमेंट रहा। मैं उनके साथ एमएलए रहा, और कई बार जैसे कोई बच्चा और बुजुर्ग की आपसी नोक झोंक हो जाती, कई बार नोक झोंक भी हो जाती है। तो मैं तो कह दिया था चौधरी साहब, मैं आपका हाथ थोड़ी ना हूँ, आप बुजुर्ग हो, मैं आपका मुँह भाग लूँगा, मैं तो हाथ नहीं आऊँगा आपके। बड़े मतलब बड़ा प्यार था उनका, आशीर्वाद था मेरे ऊपर, विशेष आशीर्वाद था। तो चौधरी देवलाल जी ने फिर बाद में चौटाला साहब का दौर शुरू हो गया।
93 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मेरे कुछ जो साथी थे उनसे मेरी विचारधारा नहीं मिली, तो मैं 93 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 93 के बाद में मैंने 2000 का चुनाव स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ लड़ा। मैं कांग्रेस से था। वो भी बड़ा दिलचस्प चुनाव था। जिस प्रकार से उनकी सरकार चली थी, फिर 13 महीने चौटाला बने थे, फिर विधानसभा भंग हुई, फिर से चुनाव हुए। और उस समय जो पहले भी बताया मैंने आपको कि 2 ही सीटें हरियाणा विकास पार्टी की आई थी, एक सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला था। उस चुनाव के बारे में बताइए कि किस प्रकार की लोगों में क्या था। एक तरफ तो हरियाणा की राजनीति का धुरंधर केंद्र में मंत्री रहा, और एक तरफ जो आम कार्यकर्ता पार्टियों का रहा वासुदेव शर्मा। तो उस चुनाव के बारे में थोड़ा सा दिलचस्पी हमारी जानने की। मेरा अपना सोचना यह है कि जब कोई बड़ा नेता कहीं चुनाव में फंस जाता है ना, तो त्राहिमाम 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 करता है। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चौधरी बंसीलाल जी बहुत बड़े नेता थे। इस देश के रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी विकास के कार्य भी किए। जो आज ये गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। पानी के लिए भी उन्होंने SYL के लिए प्रशंसा की, मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बड़ा धुरंधर खिलाड़ी जब किसी छोटे खिलाड़ी के वासुदेव जी, एक बात बड़ी अच्छी लगी, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दुश्मनी करिए जी भर के, पर जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो वो आपका जो लहजा है कि आपने चुनाव भी लड़ा और फिर उनकी तारीफ करने। उसमें देखो, मेरे संस्कार हैं ये। मैं किसी अपने बुजुर्ग को, मैं बताऊंगा, इसमें भी आपको एक लाइन बताऊंगा मैं। तो चौधरी बंसीलाल ने जब देखा कि भाई ये तो बड़ा संकट हो गया, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, और एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता के पेंच में फंस गए। जैसे कबड्डी में पेंच नहीं लगाते, कुश्ती में पेंच नहीं लगाते, उस पर कैंची लगी हुआ। तो उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, एक तो यहाँ पर भाजपा के नेताओं से बात करके एक ब्राह्मण को कैंडिडेट उतारा। मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, ऋषि प्रकाश शर्मा मंडाने वाले, जो चेयरमैन पशु आयोग के थे पीछे। और दूसरा, मेरे सामने की बात है ये कि जिस टाइम मैंने इनेलो ज्वाइन करके, और जब हम नॉमिनेशन कराने गए अजय चौटाला जी का, तो उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, हम बाहर गैलरी में खड़े थे DC के उसमें। तो ये शब्द हैं चौटाला साहब के, भाई पंडित वासुदेव जी, आपने चौधरी बंसीलाल को 10,000 वोटों से आरा रखा था। ये तो मैंने सोचा कभी 44 सीट आके कांग्रेस की 45वीं वासुदेव वाली नहीं आ जाए, तो मैंने सारे के सारे मेरे वोट चौधरी बंसीलाल के डलवा दिए, अदरवाइज ये हारे बैठे थे। तो इसमें फिर कई कारण हो जाते हैं। बड़ा नेता जब फंस जाता है ना, मैं तो हैरान हूँ इस कांग्रेस पार्टी से कि यहाँ जो फाइनेंस करना था जो विधायकों को, तो उन्होंने उस टाइम 2-2 लाख रुपए दिए थे एक कैंडिडेट को, तो टाइटलर देने वाले थे वहाँ। तो मैंने मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी, अथॉरिटी दे दी थी, भांजा है मेरा राजेश, अभी तू ले आना उस पैसे। जब वो टाइटलर से लेने गया तो उसके ये सब थे कि भाई वहाँ तो शर्मा जी को कह देना अभी चौधरी बंसीलाल बनेंगे, क्यों पैसे खराब करें। अच्छा, ये बात बड़ा हुआ था वो कांटे का मुकाबला। तो देखिए, अब जो बाढ़ खेत ने खाने लग जाए, मैं लगभग ये मन बना चुका कि मैं इस राजनीति में चुनाव बनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, उस समय नहीं, अब भी। उसका एक कारण है कि इतनी घिनौनी, इतनी नीचे स्तर पे राजनीति चली गई, अगर जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 2009 का चुनाव मैंने जो इनेलो से लड़ा था, अब उसके बाद फिर आप 4 में वापसी इनेलो में लौटे। मैं बताऊंगा आपको, 2009 का जो चुनाव इनेलो का था, मेरी जीत निश्चित थी। आप किसी इनेलो के कार्यकर्ता से पूछिए ईमानदारी से, अगर कोई स्पष्ट कहने में हिम्मत जुटा पाए तो उनको सबके पास संदेश आया था कि वासुदेव शर्मा को वोट नहीं देना। अच्छा, खुद इनेलो और वाना चाहते। इनेलो और नेता भी है जो आज भी अपने आप को बड़ा भाई सहयोगी बता रहा है कि मैं इस भाजपा का बड़ा सहयोगी नेता हूँ। तो अजय चौटाला की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं आप समझ लीजिए, यही समझ लीजिए। तो यहाँ किसी कार्यकर्ता से, इनेलो कार्यकर्ता से पूछिए, मैं निश्चित रूप से उस टाइम अगर ये सीट जीतते तो हम बुआनीखेड़ा जीतते, हम दादरी जीतते। क्यों, आपको पता है ये प्रदेश सारा जकड़ा हुआ जातिगत उसमें।
तो ये बताइए, एक बार पहले का मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक किताब पढ़ते हुए मुझे पता चला जो 82 का चुनाव था जिसमें भजनलाल ने सरकार बनाई थी, और उस समय अजय चौटाला ने अपने लोकदल के ही विधायकों को हरवा दिया था। तो ऐसा क्यों था कि ये खुद हरवाना चाह रहे थे? क्या नेता नहीं बनने देना चाह रहे थे, या क्या कारण थे इसके पीछे? उस वक्त इनके दिमाग में तो ये थी कि तुम्हारी सीट 10 15 20 आएंगी। बाद में जब 32-33 पे आंकड़ा पार है तो बड़ा अफसोस मनाया होगा मुझे, मैं तो अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और मुझे तो पता नहीं कि अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करते तो उस टाइम सरकार बननी थी और चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनने थे। देखिए कई बार क्या होता है, घरेलू कलह में पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। कुछ लोग ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं जो कि परिवार को भी दरकिनार करके अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा चौधरी बंसीलाल के चुनाव की बात थी, तो मैं अपने से बड़ों के बुजुर्गों की इज्जत करना जानता हूँ, मेरे अंदर संस्कार है। एक बूथ पे मैं खड़ा था, मैं कभी चौधरी बंसीलाल से मिला नहीं था, ना मुझे वो जानते थे। मैं तो उनकी फ़ोटो भी देखता था, एक आधे पर वैसे भी देखे थे तो मैं तो जानता था। तो वहाँ राजपूतों के पर्स में चौधरी बंसीलाल आ गए, मैं वहाँ खड़ा था, 2-4 साथी और खड़े चेक कर रहे थे बूथ। तो चौधरी बंसीलाल ने सोचा ये कोई विकास पार्टी का कार्यकर्ता होगा, मेरे कंधे पे आदर किया, बोला भैया कैसा चल रहा है? मैं सोचा बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैं फट उनके गोड्डे का हाथ लगा के, माँ जी जीत का आशीर्वाद दे दो, वासु हूँ मैं। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो चौधरी बंसीलाल जी दौड़ पड़े वहाँ से। तो उसी दौरान क्लिक कर लिया किसी कैमरामैन ने, और पेपर में भी आया था। जब प्रतिद्वंदी ने जीत का आशीर्वाद मांगा, चौधरी बंसीलाल दौड़ पड़े। तो सम्मान करना तो देखो हमारा फर्ज बनता है, वो बुजुर्ग थे हमारे और प्रदेश के बड़े मुखिया रहे हैं वो, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उनकी राजनीति के बारे में बताइए कि कैसी बंसीलाल की राजनीति रही? क्योंकि भिवानी के उस समय के आप कद्दावर नेता थे, एमएलए रह चुके थे, कांग्रेस ज्वाइन करी, उनकी दूसरी तरफ जो हरियाणा विकास पार्टी की राजनीति चल रही थी, तो उनकी राजनीति के बारे में बताइए। एक विशेष सवाल इसमें ये है कि क्या बंसीलाल जातिवादी नेता थे? देखिए सोमवीर जी, मैंने जब से होश संभाला है उसी टाइम से हमारा चौधरी बंसीलाल के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहा। और मैं तो वैसे बताना नहीं चाहता था, मैं तो जब स्टूडेंट था उस टाइम भी मेरे ऊपर 307 लगा के मेरी गिरफ्तारी कॉलेज में ही हुई थी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। इमरजेंसी थी, कौन पूछने वाला था क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान की बात। हाँ, मुझे मेरे ऊपर फायर का लगाया भी, इन्होंने फायर किया, 307 लगी, मेरी यहाँ जमानत हुई, केस लड़े, बल्कि बड़े कठिन दौर से गुजरे उस टाइम में कि कोई ना तो जज सुनने वाला था ना कोई एडवोकेट सुनने वाला, बल्कि ऐसा टाइम था कि थोड़ी देर लेट हो गए कोर्ट में तो अगर वकील साहब को कहा भी चलो जी मैं थोड़ा लेट हो गया तो उसकी भी हिम्मत नहीं थी अंदर जाके कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर ले। तो उस दौर से हम गुजरे हैं। मेरा चौधरी बंसीलाल की कार्य वैसे पहले मेरे पिताजी के चौधरी बंसीलाल के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हमारे फार्म पे गए थे और वहाँ अच्छा खाना वाना खा के चांग गाँव का विजिट था। ये सड़क नहीं थी, महम वाली सड़क नहीं थी, नहर कच्चा रास्ता था ये। जीप रखते थे मेरे ख्याल से उस। हाँ नहीं, जीप तो हम रखा करते, ये कार में गए थे, वो मुख्यमंत्री थे ना, इनका तो सारा इंतजाम था। एक बार इनके चुनाव की तस्वीरें मैं तुसाम की देख रहा था जब जीप में इन्होंने प्रचार किया। प्रचार तो जीप में ही करते थे। प्रचार के लिए तो रास्ते अब तो काफ़ी रोड होगी ना, टिल्ले थे, काफ़ी रास्ते ऐसे थे। खैर मेरा मतलब चौधरी बंसीलाल से ज़्यादा मैं इनके वो नहीं रहा, मैं हमारे करीबी रिश्ते नहीं रहे। शुरू में थोड़ा रह के उसके बाद में हमारे अलग अलग रास्ते हो गए, तो इस करके नहीं कर पाए। जी, वो 5 के चुनाव की बताइए वासुदेव जी। जो 5 का चुनाव रहा जिसमें आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि चौटाला के दौर के बाद इस प्रकार की चीज़ें हुई कि कांग्रेस वापसी लौट रही है, और लौटी भी बड़े बहुमत के साथ लौटी। उस समय आपका एक किस्सा कोई साथी बता रहा था कि आप पार्टी बदलने वाले थे लेकिन चौटाला ने आपको रोका, वो क्या किस्सा? नहीं, 2005 में मैं पार्टी बदलने वाला, चौटाला साहब ने मुझे बिल्कुल ही रोका। मुझे जब 2004 में मुझे ज्वाइन करवाया दोबारा, तो मैंने जब चौटाला साहब ने मुझे कहा भी पंडित जी निभे तो अपनी दोनों की, अपना दोनों का स्वभाव मिलता है। और मैंने कहा मान देखो चौटाला साहब राज कांग्रेस का आएगा, और मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भिवानी का प्रेसिडेंट था। हुड्डा साहब से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वास्ता दे दिया जिसमें मैं मना नहीं कर पाया।
और मैंने चौटाला साहब का दामन थाम लिया। और मैं आज भी चौटाला साहब की उतनी इज्जत करता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भी उतनी इज्जत थी, आज भी मेरे दिल में उनके प्रति उतना प्यार स्नेह है। ये बताइए चौटाला साहब के बारे में बताइए, मुख्यमंत्री 5 साल का वो कैसा दौर था उस समय। एक बात तो वासुदेव जी माननी पड़ेगी कि जो गुंडाइज्म था, गूंस थे, उस प्रकार के गांव गांव गुंडे पैदा हुए, तो वहाँ कहाँ कमी रही और उनका जो राजनीतिक कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब से? चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला बहुत स्पष्ट वक्ता हैं। वो चापलूसी को पसंद नहीं करते। मेरा सोचना ये, देखो जनता का और उनका सोचने की अलग बात है। उनको अगर किसी बात का नुकसान उठाना पड़ा ना तो पारिवारिक कलह है, इस परिवार में ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई, तो उसी का देन है ये कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे व्यक्ति को थोड़ी सी कमजोरी महसूस करना, यही कारण है। और चौटाला साहब बड़े मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जिसके साथी है उसके साथी है, और जिससे नफरत है उससे नफरत है। वो समझौता ज़्यादा जल्दी समझौता करने के पक्षधर नहीं है। वो तो जिस गल्ला बन गई ठनकी, जिस गल्ला ठनकी कि उसके साथ ठंडी, इसमें कोई दो रह नहीं। और भाई देखो, मैं तो सौमीर जी एक बात कहता हूँ भाई, मुझे तो जो चौटाला साहब ने जो मान सम्मान दिया है ना, मैं उनका कायल हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी किसी नेता से टिकट नहीं मांगी। मैंने 4 चुनाव लड़े हैं, 3 इनेलो से लड़े हैं और 1 मैंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा। आप लोगों के सहयोग से, भाइयों के आशीर्वाद से मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना मुझे कभी किसी पद के लिए कहने की जरूरत पड़ी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 2004 में मैं मेरे फार्म हाउस पे एक दीवार के साथ चेयर डाल के बैठा था। 5 बजे में 5-10 मिनट से तो पीए का टेलीफोन आया सीएम ऑफिस से, वासुदेव जी बोल रहे हैं। हाँ भैया वासुदेव बोल रहा हूँ मैं, सीएम साहब बात कराएंगे, बात करेंगे। मैं कराओ भाई। चौटाला साहब बोले हाँ पंडित वासुदेव जी कहाँ हो? माँ जी खेत में। क्या कर रहे हो? मैं पेड़ लगवा रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। हंसे थोड़े से, बोले ऐसा करो सुबह बस से आ जाओ और कार से चले जाओ। माँ जी धन्यवाद, किस टाइम आओगे? मैं आऊँगा जी 2 बजे। मेरे 101 पेड़ लगाने रह रहे हैं, मैं ये पेड़ लगा के और फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। मैं ठीक 2 बजे पहुँच गया हूँ। राम सिंह बराड़ जी थे प्रेस एडवाइजर उनके। माँ जी बता दे, बोले जी आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अंदर गया तो उस टाइम में कई एमएलए 500-500 हज़ार आदमी लेके आ रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या पता तुम्हारा नंबर पड़ जाए। तो मैं नमस्ते करके, हमारा चौटाला साहब बोला यार पंडित जी लेट हो रहे हो, भूख लग रही थी, मैं तो इंतजार करूँ था आपकी। माता साहब मैं तो 2 बजे ठीक पहुँच गया। इन बिटवीन वो आगे प्रेस वाले फ़ोटो लेने लगे। बोले जी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? बोले हो तो गया। बोले ये मेरे मित्र हैं वासुदेव जी, इनको मैंने चेयरमैन ब्यूरो का बना के कैबिनेट का रैंक दे दिया, हो गया विस्तार। बोले और कोई शपथ होगी? बोला गवर्नर शपथ लेगा, और कोई शपथ नहीं होगी। तो 2 मिनट के बाद ये भी बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे उस समय तो एमएलए भी आप नहीं थे। नहीं मैं एमएलए नहीं था। तो हम दोनों मुख्यमंत्री जी के साथ में हम दोनों रेजिडेंस पे चले गए। वहाँ जाके खाना वाना खाया। जाते वक्त चीफ सेक्रेटरी बैठा रखे थे, उनको बोला पंडित जी का अमला समला कोठी पे भेज दियो। तो खाना वाना खा के 5-10 मिनट गप्पे सप्पे मार के बोले पंडित जी मैं तो 2 घंटे आराम करूँगा। मैं तो सब मैं भी अफसर का गाड़ी घोड़े के पिछाड़ी घड़ी देर रहेगा राज जी, मैं भी कौन नहीं। बोले जय राम जी की माँ, जय राम जी। वो ऊपर पैदल चले गए। बाहर आया तो झंडे वाली गाड़ी गनमैन सनमैन सलूट मारेगा। अच्छा तो लगा के तकिए भी नहीं पाया जी। तो आपके सहयोग से मुझे कभी ये कहने का मौका नहीं मिला। मुझे अभी मैं किसी को ये कहूँ भाई मुझे कोई पोस्ट दे दो, या फिर मैं मंत्री बना उस दिन में मुझे नहीं पता था। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि जब डिप्टी स्पीकर बना, जब मैं रिटायर रूम में बैठा था, जब धर्मवीर ने बताया था मुझे, भाई धर्मवीर ने बताया कि आपको डिप्टी स्पीकर बना रहे हैं। और मंत्री बनाया जब RS चौधरी आकर थे औषधि, उनका टेलीफोन आया पंडित जी। बल्कि मेरा उस दिन प्रोग्राम था, शहीदी दिवस पे ब्लड कैंप लग रहा था यमुनानगर, वहाँ का प्रोग्राम था सुबह का। बोले शर्मा जी कल बाहर ना जाइए, आपकी प्रमोशन होनी है, आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का। और अच्छी राजनीति के ये निशानी है कि किसी आदमी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको पोस्ट देना। उसको अब तो आपको पता है खुला गुंडा राज पैसा राज है।
वो रही नहीं, वो राजनीति देखते हैं किताबों में पढ़ते हैं, या तो उस समय झूठ लिखा है, या फिर राजनीति का जो सतर था आजादी के बाद, काफी अच्छी नैतिकता तो आज खत्म होगी राजनीति में पंडित जी। जिस प्रकार के नेता हुआ करते थे वो चीज बची नहीं लग रहा है। अब देखिए सोमेश जी, ये भिवानी छोटी काशी नहीं, ये हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु है। 3 मुख्यमंत्री दिए इसने, और जो एमएलए दिए ना वो मुख्यमंत्री से भी बड़े कदावर रहे। जी, उनका अपना एक इतिहास है। चाहे उसमें ठाकुर वीर सिंह जी हो, चाहे वो सागर राम गुप्ता जी हो, चाहे राम कुमार बिडाट जी हो, जो यहाँ के एमएलए मंत्री तक गए हैं ना, उनका भी वो भी एक कदावर नेता रहे। और आज या फिर वो, मैं कहना चाहूंगा ये बात कि पंडित वासुदेव शर्मा। वो तो आपका बड़पन है। मेरा कहने का मतलब 3 मुख्यमंत्री दे हों, जहाँ इतने सारे मंत्री रहे हों, और आज की राजनीति में सारा पैसे के दम पे चल रहा है। तो अब ये बताइए वासुदेव जी, क्या राजनीति से आप रिटायरमेंट ले ली, या फिर आगे और इरादा है जनता की सेवा करने का? नहीं, इस सिस्टम में अगर और ज़्यादा गिरावट आई तो मैं निश्चित रूप से मतलब राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और एक बात है, संन्यास तो क्या लेना होता है, राजनीतिक आदमी का संन्यास तो कभी ज़िंदगी पर होता ही नहीं, वैसे मुंह से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन एक बात निश्चित है, अच्छे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, आगे लेके आने का प्रयास करेंगे, बाकी तो जनता जनार्दन है। क्या वासुदेव जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है? नहीं, मैंने कोई, यही मैं देख रहा था। देखिए, संजय के साथ इस बारे में चर्चा हो रही थी, जब मैंने बाहर बैनर लगे देखे तो मैं क्या वासुदेव जी की तस्वीर नहीं है, तो वहां मुझे शंका हुई। देखिए मेरा बेटा रोहित शर्मा LLB है, मैच्योर है, अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है। मेरी पुत्र वधू इंदु शर्मा जो MA BEd है और समर्थ है वो अपना फैसला लेने में, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से प्रभावित हुए। सुशील गुप्ता जी के प्रेजेंस में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जो कि प्रभारी हैं हरियाणा के, आपको पता ही है। और उन्होंने ही उसी दिन स्टेज पे ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार इंदु शर्मा होंगी। उस वक्त तक तो पंजाब का इलेक्शन भी नहीं था, ना कोई चुनाव की बात थी, लेकिन बच्चों का मन था। मेरा जहाँ तक सवाल है ना, मैं अभी मेरा कोई विचार नहीं है, अभी मैं अब मेरा स्वभाव नहीं है जिस पार्टी में रह के भी, जैसे अब है, अब मैं मुख्यमंत्री जी पे छिटाकशी कर रहा हूँ ना आपके सामने। क्यों? देखो मैं 3 चीज़ों से डरता हूँ। भगवान से तो सारी दुनिया डरती है। एक, मैं शरीफ आदमी से डरता हूँ कि उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए मेरी वजह से। एक, गरीब से डरता हूँ कि उसकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं होंगी, उसकी बद्दुआएं सत्यानाश कर देंगी। बाकी तो मैं परमात्मा से डरता हूँ, मैं किसी इंसान से या किसी पार्टी से नहीं महसूस करता। मुझे जो ठीक लगता है, मुझे अच्छी बात जो लगती है, मैं वो ठोक के कहता हूँ। जिस व्यक्ति में जो गुण होगा उनकी प्रशंसा करूँगा मैं। सूर्यवंशी लाल जी की बताया मैंने, तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में बताया मैंने, चौधरी देवलाल के बारे में बताया मैंने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में बताया। और भूपेंद्र हुड्डा जी है ना, उनको तो मैंने कभी CM ही नहीं कहा, मैंने भाई साहब कहा। उनका हमारा तो एक पारिवारिक संबंध रहा, और आज भी है, वो कोई दूसरी बात नहीं है। वो ठीक है, राजनीति में कई बार आदमी ने रास्ते अलग अलग करने पड़ते हैं, लेकिन पारिवारिक जो हमारी मित्रता रही है ना, तो यहाँ बल्कि CM थे जब मेरे रेजिडेंस पे आए हुड्डा साहब, तो उन्होंने भरी पब्लिक में कहा था कि भाई वासुदेव शर्मा राजनीति नहीं, मेरा छोटा भाई भी है। कभी कोई सिर्फ राजनीतिक संबंध लगा, हमारा पारिवारिक संबंध है, भाई है मेरा छोटा। तो ये अब का जो सिस्टम है ना, वो मेरी समझ से बाहर है। अब देखिए, आपसे पहले JNC न्यूज़ वाला मेरा एक बार लेके गया था, जिस टाइम ये इंक्वायरी चल रही थी घोटालों की, तो बड़े उतावले थे कि ये है वो है। माँ देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून की चक्की चलती धीरे जरूर, लेकिन पीछे बड़ा बारीक है। मैं थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी भी, आप ईमानदार कहते हो, मैं कहता हूँ, मैं तुम सरकार को इसमें क्यों लपेट रहे हो? जब कोई बात आएगी और कानून अपना काम करेगा, तो सरकारी कोई आदमी होगा तो वो भी आ जाएगा उसमें। लेकिन मैं जो जीरो टॉलरेंस जो कह रहे थे ना, मैं उसको कहता हूँ 200 गुना बढ़ गया। हरियाणा में कोई कमेटी, कोई महकमा, कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो कि कहीं ना कहीं स्लिप्त ना हो इसमें, करप्शन में, भ्रष्टाचार का तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बुरा हाल हो रहा है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा
कि जल्दी इस पे कंट्रोल नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम सारी जनता ने भुगतने पड़ेंगे। ये बताइए वासुदेव जी, वैचारिक स्तर पर किसके नज़दीक खुद को देखते हैं? भाजपा के, कांग्रेस के, या फिर क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके नज़दीक कौन सी पार्टी जो जिसकी विचारधारा के आधार पर आपको लगे कि भाई ये अच्छी पार्टी है? अब अजीब स्थिति में डाल दिया आपने मुझे। कांग्रेस का आपको पता है 2-2 लाख 3-3 लाख करोड़ के घोटाले, भाजपा का आपके सामने है। और कौन सी पार्टी रहेगी? चौटाला साहब का तो आपने पता ही है, अभी वो अलग अलग परिवार के बिखरने से सारा मामला चौपट हो गया। देखो, मैं ये सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है, राजनीतिक सोच नहीं, एक सामाजिक। मैं तो सरपंच रहा हूँ, ब्लॉक का चेयरमैन रहा हूँ, सामाजिक उसमें बताऊँ कि इस प्रदेश में कास्ट बेस बहुत काउंट करता है और एक बड़ी नफरी है जाट जमात की। और मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में ये देखा है कि जाटों ने जब सिंगों से राजनीति को उठा के जहाँ टेक के ना वहीं रखी गई है। इसको आप कमजोरी मत समझना। आज भी सरकार अगर किसी की बैसाखियों पे डटी है तो जाटों की बैसाखियों पे ही है। नहीं है तो बताओ आप। देखिए, हम तो इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वैसे मैं बताऊं ना, अगर उस टाइम ये क्या नाम है इसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, दुष्यंत चौटाला जी अगर समर्थन नहीं थे, क्या सरकार बना पाते? ये मुश्किल था ना। मैं उसी लाइन पर कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा समाज ये अगेंस्ट कर लिया। दूसरी बात कि जाट रूपी जो रथ, अजय रथ था ना, उसको आगे खोरा लगा गया था ब्राह्मण। आप नजर दौड़ा के देखें कि सोनीपत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए ब्राह्मण के सिवाय क्या कोई और कम्युनिटी का नेता था? जो मुश्किल था। क्या दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से हराया जा सकता था? सवाल ही पैदा नहीं था। जो चाहे कोई भी कैंडिडेट होता, चाहे कैप्टन अभिमन्यु नारनौन से और धनखड़ साहब बादली से। ये तो देखिए, हरियाणा की राजनीति में काफ़ी अदावतें रही हैं। जब तक पीछे छोटू राम के समय भी जाते थे, पंडित श्री राम शर्मा के साथ उनका जो कन्फ्लिक्ट था, उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा आए, उस समय जाट नेताओं ने इकट्ठे हो गए। वो एक है राजनीति में जो जाट ब्राह्मण का आपस में, अगर जातीय आधार पे बात की जाए तो। जातीय आधार पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जातीय आधार को नहीं, मैं पार्टी भी लेके आता हूँ। आपके सवाल जो क्वेश्चन उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। आपके सवाल का जवाब है ये कि अगर अब हम ये समझें कि ब्राह्मण कांग्रेसी है तो गलत है। अगर ब्राह्मण कांग्रेसी होता तो दीपेंद्र को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों हराते? अगर ब्राह्मण बीजेपी का था तो धनखड़ साहब को और इसको कैप्टन अभिमन्यु क्यों हराते? मतलब इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण एक विचारधारा है। और मेरा अपना ये फैसला है, मैं किसी पार्टी के नज़दीक नहीं हूँ। पार्टी में मैं इस पार्टी में जिसमें मैं बैठा हूँ उसमें हूँ मैं, और मेरा कोई विचार नहीं है अभी कोई पार्टी छोड़ने का या बदलने का। भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ और मेरी विचारधारा जो है ना वो यही रहेगी कि अच्छा काम जो नेता करेगा उसकी मैं प्रशंसा करूँगा, और जो भाई जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा मैं उसका विरोध करूँगा ठोक के। ये बताइए, अब आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया पंडित जी, जैसे एक समीकरण, एक स्थिति बनती है, इधर से इंदु शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देगी, तो आपके लिए तो ये असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि पार्टी के साथ जाए या परिवार के साथ। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये देखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कौन से ईमानदार आदमी को टिकट देती है। मैंने पहले कहा ये बात, अच्छे आदमी की मैं सपोर्ट करूंगा, बशर्ते कि अच्छा तो हो। अच्छा आदमी को मैदान में उतारे फिर विचार किया जाएगा इस बात पे तो भाई हम किसके साथ होना चाहिए हमें। अगर पहले ये आदमी अब कोई आदमी ये कह दे कि भाई हमारे जो प्रधान जी थे वो बड़े अच्छे ईमानदार आदमी हैं, इनको हम टिकट दे के चुनाव में, क्या लोगों गले उतरेगी? नहीं, ये तो नहीं उतरेगी। और देखिए, मेरे पिछले एक बयान को तोड़ मरोड़ दिया। मैंने कभी नहीं कहा भाई 31 MC गलत थे, मैंने कभी नहीं कहा ये। मैंने ये कहा था 31 के 31 MCओं के खाते खंगोले जाएं, उसमें ये पता चल जाएगा भाई जो वार्ड के प्रति जो समर्पित है उसको सम्मान करो, उसका सम्मान दो, और जो इसमें शामिल है उसको बाहर निकालो। तो ये तो मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है।
और सारी दुनिया को गलत कहने वाला तो खुद गलत होता है। मैं किस आधार पे ये कह सकता हूँ कि 31 के 31 एमसी भाई उसमें गलत है? नो, कभी नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा था भाई उन एमसीओ की भी तलाश की जाए जिन एमसीओ ने इस घपले में शामिल होकर योगदान दिया है। ये बताइए वासुदेव जी, अब भिवानी पे सवाल के क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं चेयरमैन के चुनाव के लिए? क्योंकि एक चीज़ है, अक्सर बोला जाता है कि जाति का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन हमारी राजनीति की जो जाति है वो सच्चाई है, क्योंकि जातिगत राजनीति होती है प्रदेश में कहीं भी चले जाइए। तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, जो समीकरण बनेंगे उससे आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, तो क्या समीकरण बनने वाले हैं भिवानी में? देखिए, भिवानी में सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मणों के, लगभग 28,000 वोट ब्राह्मणों के भिवानी में। और चाहे 28,000 थे, जब तक ये मामला नहीं आया था भाजपा का ग्राफ गिरा नहीं था और उम्मीद ये की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी, वो कामयाब होगा। लेकिन आज मुझे संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर मायूस है और ये समझने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है कि लोगों के बीच में क्या मुद्दा लेके जाएंगे। क्यों सबसे पहले लोग कहेंगे ईमानदारी का, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, उसका जवाब नहीं हमारे पास कोई। दूसरा, विकास की बात करेंगे तो 7 साल हो गए, तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कमज़ोर है। ये बताइए वासुदेव जी, एक दबे पांव बात चल रही है अंदर अंदर, जो लोगों के मुंह से चर्चा सुनी जा रही है कि अगर वासुदेव जी के लड़के की घरवाली आती है तो उनका मजबूत स्थिति में होंगे वो, और उन्हीं का सामना होगा किसी अदर कैंडिडेट से। तो इंदु शर्मा को चुनाव में आप कहाँ पाते हैं और आम आदमी पार्टी को कहाँ पाते हैं? मैं कई जगह जाता हूँ, कहीं किसी के दुख में शामिल होने, कहीं किसी की खुशी में शामिल होने, और शहर में भी घूमता हूँ, देखता हूँ। मेरा आकलन ये कहता है जिस किसी का भी मुकाबला होगा ना, वो इंदु शर्मा से होगा। क्यों? उसकी 2-3 वजह होगी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो किया उसका लंबा चौड़ा प्रचार है, लोगों में खुशी की लहर है। दूसरा, पंजाब का चुनाव हो गया, इसमें स्वीप कर दिया। तीसरा, आम आदमी जो है ना, मैं कोई आंखें बांध के तो बैठा नहीं हूँ यहाँ। जब बच्चे जो हलचल होती है घर में देखता तो मैं हूँ। 100 150 आदमी यहाँ कोठी पे आके और वो टोपी पहन के खुशी से का इजहार करके वो जाते हैं, तो लगता तो है कि युवा पीढ़ी में इस बात के प्रति आकर्षण है। तो ये स्थिति जो मैं देख रहा हूँ ना, कि अगर ये मैंने चुनाव लड़े हैं और हारा भी हूँ 3 बार, 1 बार बना हूँ, 3 बार हारा भी हूँ, लेकिन मुझे जो चौधरी बंसीलाल के टाइम का जो दौर याद है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा लोगों में जोश है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति। दूसरा, अभी समीकरण जब कैंडिडेट आएगा और अदर पार्टी से कैंडिडेट आएंगे, स्थिति तो स्पष्ट जब ही होगी कि भाई क्या होता है। तो भाई काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होगी, इसको 3 हिस्सों में हम प्रसारित करेंगे। और आप वासुदेव शर्मा जी के बारे में आपने जाना, इनके जीवन संघर्ष के बारे में और राजनीतिक संघर्ष के बारे में जाना, और भविष्य में क्या राजनीति वासुदेव शर्मा जी की रहेगी वो भी आपको दिखाते रहेंगे। लगातार भिवानी के जितने भी मसले हैं, राजनीतिक, गैर राजनीतिक या किसी व्यवसाय से जुड़ा मुद्दा है, घोटालों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे आप एनडी न्यूज़ पर जरूर देखेंगे। तो आगे भी जितनी भी गतिविधियां भिवानी की होंगी, तमाम गतिविधियां आपको दिखाई जाएंगी। और ऐसे जो राजनीति के धुरंधर भिवानी जिले के रहे हैं, उनसे तमाम लोगों से आपकी बातचीत करवाई जाएगी। मेरा नाम था सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, कैमरे के पीछे हैं संजय।